गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं वीना सहाय। मैंने लॉकडाउन में यूट्यूब में चैनल तैयार किया था ताकि घर में बैठे बच्चे हिंदी मीडियम में आसानी से साइंस की पढ़ाई को समझ सके, है ना। और जिनके पास बुक नहीं है उनको कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ। पेज बाय पेज में पढ़ा रही हूँ और पेज बाय पेज जैसे जैसे अभ्यास क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं मैं उसे सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, इसलिए बुक नहीं रहने से कोई टेंशन लेने का नहीं है, मैं बुक से ही पढ़ा रही हूँ। अभी मैंने 10th क्लास का बायोलॉजी कंप्लीट किया है, 4 चैप्टर। और फिर मैंने 9th का स्टार्ट किया है। 8 9th के कई सारे वीडियोस हैं, आप लोग देखिएगा, लाइक कीजिएगा, जैसा होगा कमेंट कीजिएगा। ओके, तो अभी मैं पढ़ा रही हूँ ग्रेविटेशन पढ़ा रही हूँ। ये आज अभी पेज नंबर 149 कर रही हूँ। ठीक है, अब आप लोग ध्यान से देखिए। इसके पहले मैंने गुरुत्वाकर्षण क्या है और बहुत सारे समीकरण सूत्र मैंने बतलाया था। फोर्स और कई सारे समीकरण के बाद आज एक सम्स आया है। ये क्वेश्चन 10.1 उदाहरण में इसको मैं समझा रही हूँ, खूब ध्यान से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि फिजिक्स में आधा मैथ्स रहता है और आप लोग को कैलकुलेशन करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत प्रैक्टिस चाहिए। पावर का गुणनफल करना और इतना पॉइंट का गुणा करना, है ना, बहुत इजी नहीं है। तो लेकिन प्रैक्टिस का जरूरत है। और आप लोग 9th क्लास में पहुंचो, 9th के बाद 10th में तो बहुत सारा न्यूमेरिकल्स रहेगा। तो इसलिए आप लोग इसको खूब घर में प्रैक्टिस कीजिएगा बनाने का और बार बार गुणा करने का। हम्म और नहीं तो फिर तो कैलकुलेटर है ही, लेकिन आप लोग कॉपी पेंसिल से ही कीजिएगा ताकि आप लोग समझ सके और सीख सके, है ना। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि इसको आप लोग खूब अच्छे से गुणा कीजिएगा और बाद में कैलकुलेटर से कीजिएगा, पहले खुद से कीजिएगा। ठीक है, हाँ। तो अब क्वेश्चन ये है कि किसी पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10⁻24 kg है तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22 kg है। तो यदि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर है तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। और जी दिया हुआ है 6.7 × 10⁻⁻11 इन m² kg²। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है कि पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल। हाँ, तो पृथ्वी का द्रव्यमान दिया हुआ है m = 6 × 10⁻24 kg और चंद्रमा का मास दिया हुआ है स्मॉल m। इसको हम स्मॉल m से व्यक्त करेंगे, दोनों कैपिटल M से करेंगे तो फिर पहचान नहीं पाएंगे ना। पृथ्वी का द्रव्यमान बड़ा M कैपिटल M और चंद्रमा का द्रव्यमान स्मॉल m से व्यक्त किए हैं। तो इसका है 7.4 × 10⁻22 kg। अब है कि पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच की दूरी, डिस्टेंस को हमने d से लिखा है और डिस्टेंस है 3.84 × 10⁻5 किलोमीटर, है ना। 10⁻5 किलोमीटर ये है डिस्टेंस। तो पहले डिस्टेंस को हम लोग मीटर में बदल लेंगे, क्योंकि हमारा क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मीटर में बदलेंगे तो इतना इंटू 1000 m हो गया। तो यहाँ हो गया 3.84 × 10⁸ हुआ ना। 3 जीरो इसका हम इसमें जोड़ दिए, ऐड कर दिए, तो 10⁸ m हो गया। जो नहीं जानते होंगे वो लोग ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो उसमें पावर को
जोड़ते हैं, ठीक है, उसमें जोड़ते हैं। अब ग्रेविटेशन जी जो है वह दिया हुआ है 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 और nm स्क्वायर के जी स्क्वायर इसका मात्रक है। अब समीकरण 10.4 से पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल, तो बल बराबर सूत्र क्या है? इसके पहले है हम लोग सूत्र निकाले थे, इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था F इक्वल टू जी कैपिटल M इंटू एम बाई डी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है हम लोग को निकालना है F और जी, जी कितना दिया हुआ है 6.7 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11, इसका मात्रक गुणे स्मॉल एम, स्मॉल एम दिया हुआ है 7.4 इंटू 10 टू द पावर 22 22 kg, ओके। उसके बाद क्या है एम हो गया 6.10 टू द पावर 24, कैपिटल एम, स्मॉल एम और जी, ये तीनों एक लाइन में हो गया और नीचे डी स्क्वायर, डी स्क्वायर है 3.84 इंटू 10 टू द पावर 8, हाँ, उसको जब हम मीटर में चेंज कर दिए तो 10 टू द पावर 8 हो गया और ब्रैकेट में स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर डी स्क्वायर है। इसको कॉपी में आप लोग बना करके देखिएगा तुरंत। जब हम पूरे को सॉल्व करते हैं, जब पूरे इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत लंबा चौड़ा आएगा, लेकिन बहुत लंबा चौड़ा के बाद पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको 2.02 इंटू 10 टू द पावर 20 न्यूटन आएगा। न्यूटन क्या हो गया? फोर्स का मात्रक। तो अतः पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल, पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल कितना हो गया 2.02 इंटू 10 टू द पावर 20 n, ठीक है, ये इसका आंसर हुआ। अब है क्वेश्चन, क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बताइए। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये है कि विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है। फिर ध्यान से सुनिएगा, विश्व का प्रत्येक पिंड प्रत्येक अन्य पिंड को एक बल से आकर्षित करता है जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है, जो दोनों पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है और यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। यह बल दोनों पिंडों को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। यदि m, कैपिटल M तथा स्मॉल m द्रव्यमान के दो पिंड A तथा B एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है और इनके बीच लगने वाला आकर्षण बल F है, तो आकर्षण बल जब भी रहेगा तो F रहेगा और दो पिंड के बीच लगने वाली दूरी R या D, R से भी लिख सकते हैं और D से भी लिख सकते हैं, और बीच लगने वाला आकर्षण बल F है, तो हमारा नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाले बल
उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? फोर्स proportional to m into m, हुआ ना? उन दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल, गुणनफल मतलब m into n, गुणनफल के समानुपाती है तथा दोनों पिंडों के बीच लगने वाले बल, दोनों पिंडों के बीच लगने वाले बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये क्या हो जाएगा? फोर्स व्युत्क्रमानुपाती दूरी, है ना? दूरी स्क्वायर, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए हो जाएगा एफ रेसिप्रोकल टू 1/d², व्युत्क्रमानुपाती 1/d²। तो दोनों समीकरण को मिला देने से क्या हो जाएगा? एफ समानुपाती m बटा d², और यहाँ पर r² या d² दोनों लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस को दर्शाता है, या F इज इक्वल टू जी, जी हमारा अनुपातिकता स्थिरांक है या कांस्टेंट है, जी जो है वह कांस्टेंट है। तो जब हम प्रोपोर्शनल वाले चिन्ह को हटाते हैं तो हम लिखेंगे एक स्थिरांक वहां पर रखेंगे, तब हम हटाएंगे, तो F इज इक्वल टू जी इंटू m/d², और जी एक अनुपातिकता स्थिरांक है और इन्हें सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। ये हम आपको ऊपर में दिखला देते हैं कि कहां से मैंने इसको किया था। देखिए, मान लीजिए कि एम तथा एम द्रव्यमान के दो पिंड ए तथा बी एक दूसरे को डी दूरी पर स्थित है और दोनों पिंडों के बीच आकर्षण बल F है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार दोनों पिंडों के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती है। अभी मैंने यही बतलाया, और F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम, और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो F इज प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती 1/d², है ना? m इंटू एम हो गया और यहाँ पर हो गया d², और दोनों मिला के ये हो गया 1/d², और दोनों समीकरण को मिलाने पर हमें प्राप्त होता है F इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू एम बाई d² एंड रेसिप्रोकल d², और F इक्वल टू, इसको जब हम हटाते हैं तो यहाँ पर g एक कांस्टेंट आता है जो कि अनुपातिकता स्थिरांक है, और m इंटू एम गुणनफल है, और ये d डिस्टेंस स्क्वायर है। तो यही हुआ सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक और सार्वत्रिक नियम, है ना? सार्वत्रिक नियम यही है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 2 है, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर, पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। हमको यहाँ पर सूत्र लिखना है कि पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण क्या होगा, उसका सूत्र क्या होगा। सूत्र इसका यही होगा, लेकिन हमको उसको लिख के दिखलाना। कैसे लिख के दिखलाना है? तो फॉर्मूला यही होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र। तो सबसे पहले तो हम जान रहे हैं कि बल का प्रोपोर्शनल टू एम 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 इंटू एम बाई d², और
स्थिरांक को जब हम हटा देंगे, गुरुत्व स्थिरांक को जब हम हटाते हैं तो F इज इक्वल टू जी इंटू एम एम बाई डी स्क्वायर। ये हो गया सूत्र, है ना। ये सूत्र हो गया और यहाँ पर हम जी सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक है और जी का मान 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11 है। ये मान फिक्स है ना। और पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी है। पृथ्वी का 6 इंटू 10 टू द पावर 24 केजी है और वस्तु का द्रव्यमान एम और आर जो है वह पृथ्वी की त्रिज्या है जो 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 है। पृथ्वी की त्रिज्या आर से ये है 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 एम। तो इस तरह से हम पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखी हुई किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण ज्ञात करने का सूत्र लिखते हैं। हम पहले ये लिख लेंगे जी क्या है, जी का मान क्या है, एम क्या है, एम क्या है, स्मॉल एम, कैपिटल एम और डिस्टेंस त्रिज्या। ठीक है, तो इससे सूत्र निकल गया। अब है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम अनेक ऐसी परिघटनाओं की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है जो असंबद्ध मानी जाती थी, है ना, जो असंबद्ध मानी जाती थी। सबसे पहला, हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। हम लोग को लगता है ना कि कैसे हम लोग पृथ्वी से बंधे, फिर हम लोग कैसे पृथ्वी की ओर ही खिंचाते रहते हैं या पृथ्वी की सतह पर ही हम लोग कोई बल है जो कि हम लोग को बांध के रखता है। तो ये 3-4 पॉइंट हम लोग को याद रखना होगा कि हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाला बल। और दूसरा है पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति होना। तीसरा पॉइंट है कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, है ना, सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गतियां तथा चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वार भाटा आप समुद्र में, समुद्र के किनारे जो रहते होंगे या जो देखे होंगे समुद्र को, पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पानी का लहर बहुत ऊंचा होता है। ज्वार भाटा बहुत ऊंचा लहर होगा और फिर वो शांत हो जाएगा और लगेगा दिन में तो आपको बिल्कुल शांत लगेगा और शाम होते होते उसका लहर काफी ऊंचा आएगा। ठीक है, तो ये है सार्वत्रिक नियम का महत्व। मतलब इसका महत्व क्या है ना, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का महत्व क्या है, तो ये सब महत्व है। अब हम पढ़ेंगे मुक्त पतन। मुक्त पतन क्या है? मुक्त पतन माने फ्री फॉल, फ्री फॉलिंग होना, है ना। तो फ्री फॉल को बोलते हैं मुक्त पतन। तो मुक्त पतन का अर्थ जानने के लिए हम एक छोटा सा क्रियाकलाप करते हैं। एक पत्थर लेते हैं और इसे ऊपर की ओर फेंकते हैं। तो ऊपर की ओर पत्थर को जब हम फेंकेंगे तो एक निश्चित ऊंचाई तक ऊपर पहुंचेगी, है ना, निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता है और तब वो नीचे गिरने लगता है। पहले एक निश्चित ऊंचाई तक पहुंचता, जितना हमारा स्पीड है या जितना हमारा ताकत है, जितना हमारा पोटेंशियल है, उस हिसाब से हम पत्थर को ऊंचाई तक ऊपर की ओर फेंकते हैं।
है ना। एक निश्चित जगह पर पहुंचकर फिर वह पत्थर नीचे गिरने लगता है। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। तो पृथ्वी के इस आकर्षण बल को गुरुत्वीय बल कहेंगे। पृथ्वी के इस आकर्षण बल को जो अपनी की ओर खींच रहा है उसको बोलेंगे गुरुत्वीय बल, ग्रेविटेशनल फोर्स। चूंकि गुरुत्व खींच रहा है इसलिए इसका नाम होगा गुरुत्वीय बल या ग्रेविटेशनल फोर्स। अतः जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है, जब वस्तुएं पृथ्वी की ओर केवल इसी बल के कारण गिरती है तो हम कहते हैं कि वस्तुएं मुक्त पतन में है, वस्तु का फ्री फॉल हुआ है, वस्तुएं मुक्त पतन में है। क्या गिरती हुई वस्तुओं के वेग में कोई परिवर्तन होता है? क्या गिरते समय वस्तु की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता? लेकिन पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। पृथ्वी के आकर्षण के कारण वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है, लेकिन वेग गिरते वस्तुओं की गति की दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो एक ही दिशा में गिरेगा। पत्थर जो हम ऊपर फेंकेंगे वह एक ही डायरेक्शन में नीचे की ओर गिरेगा, लेकिन उसके त्वरण में वेग में अंतर होगा। तो वेग में कोई भी परिवर्तन त्वरण को उत्पन्न करता है। तो हम लोग को पता है कि वेग में कोई भी परिवर्तन होगा तो त्वरण को उत्पन्न करता है, एक्सेलरेशन को। तो जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है, जब भी कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिरती है यानी कि त्वरण कार्य करता है ना। जब कोई वस्तु ऊपर से गिर रहा है तो उसके वेग में परिवर्तन हो रहा है। जब वेग में परिवर्तन हो रहा है तो क्या कर रहा है? त्वरण कार्य कर रहा है, एक्सेलरेशन कार्य कर रहा है। तो यह त्वरण त्वरण जो कार्य करता है, तो यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है। यह त्वरण किसके कारण है? पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण है, क्योंकि अभी गुरुत्वीय बल के कारण ही तो पत्थर या फल जो भी वो नीचे की ओर खींच के चला आता है, तो गुरुत्वीय बल हो गया। तो ये गुरुत्वीय बल के कारण जो त्वरण है तो उसको हम कहेंगे गुरुत्वीय त्वरण, है ना, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? स्मॉल जी से डिनोट करेंगे, स्मॉल जी से निर्दिष्ट करेंगे, स्मॉल जी से लिखेंगे, दर्शाएंगे कि स्मॉल जी है हमारा ग्रेविटेशनल त्वरण। ठीक है, स्मॉल जी क्या हो गया? ग्रेविटेशनल त्वरण। और इसका मात्रक क्या हो गया? जो त्वरण का मात्रक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इतना उम्मीद है कि इतना तो आप लोग को समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि गुरुत्वीय बल क्या हुआ और गुरुत्वीय त्वरण क्या हुआ और गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या हो गया। उम्मीद है स्टूडेंट आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा। गति के दूसरे नियम से ज्ञात है कि बल द्रव्यमान तथा त्वरण का गुणनफल है ना। आप लोग को सूत्र याद आ गया होगा कि फोर्स इज इक्वल टू एम इंटू एक्सलेशन, मास इंटू एक्सलेशन। तो मान लीजिए कि पत्थर का द्रव्यमान एम है। हम पहले से ही जानते हैं कि मुक्त रूप से गिरती वस्तुओं में गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है। मुक्त रूप से जो भी वस्तु गिरेगा तो गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण लगता है, और इसे जी से हम दिखलाते हैं, जी से हम दर्शाते हैं, जी से हम निर्दिष्ट करते हैं, जी से हम डिनोट करते हैं। तो इसलिए गुरुत्वीय का परिमाण बल का परिमाण एफ, है ना, गुरुत्वीय बल को लिखेंगे एफ, और द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय त्वरण के गुणनफल के बराबर होगा।
है ना। गुरुत्वीय बल का परिमाण किसके बराबर होगा? द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण एक्सीलरेशन की गुणनफल के बराबर होगा। अर्थात F इजिकल टू एम इंटू एक जगह पर हम लिखेंगे G, है ना। एक जगह पर एक्सीलरेशन की जगह पर हम लिखेंगे गुरुत्वीय गुरुत्वीय एक्सीलरेशन, यानी कि G ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो इसको हम लिखेंगे F इजिकल टू एम इंटू जी। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जी क्यों लिखे। एक जगह पर त्वरण जो होता है, त्वरण की जगह पर ए ना लिख करके क्या लिखेंगे? गुरुत्वीय त्वरण, यानी कि स्मॉल जी। ये कौन सा समीकरण हो गया? 10.6। अब समीकरण 10.4 और 10.6 को जब हम मिलाते हैं तब क्या बन जाता है? देखिए एफ। एफ इजकल टू यहाँ पर क्या हो गया? एम इंटू जी। तो एफ की जगह पर हम लिख दिए एम इंटू जी इज इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर। इतना सूत्र हम लोग को इसके पहले प्राप्त हुआ था 10.4 में। अब यहाँ पर नया समीकरण बन गया। एफ की जगह पर हमने एम जी लिखा इक्वल टू जी एम एम बाई डी स्क्वायर। फिर जब हम जी निकालते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जब हम जी निकालते हैं तब क्या होता है? जी इंटू एम बाई एम इंटू डी स्क्वायर, है ना। ये एम यहाँ पर आ जाएगा, एम इंटू डी स्क्वायर। फिर एक एम और ये एम दोनों कट जाएगा और क्या बचेगा? कैपिटल एम बटा डी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर समझ में आया? एम इंटू एम और यहाँ पर हो जाएगा ये एम इंटू डी स्क्वायर। तो ये एम और ये एम दोनों कट जाएगा, बचेगा कैपिटल एम बटा डी स्क्वायर। तो जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई डी स्क्वायर बटा डी स्क्वायर। तो यहाँ पर एम जो है, कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान है। हाँ, कैपिटल एम पृथ्वी का द्रव्यमान है और डी वस्तु तथा पृथ्वी के बीच की दूरी। डी जो हो गया, जो वस्तु गिराया गया वो वस्तु तथा पृथ्वी के बीच की दूरी, यहाँ पर हो गया वो डी स्क्वायर हो गया। तो मान ले कि एक वस्तु पृथ्वी पर या इसकी सतह के पास है, तो समीकरण 10.7 में यहाँ पर 10.7 में दूरी डी पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर होगी। पृथ्वी की त्रिज्या रेडियस जो है वह आर के बराबर होगी और इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर या इसके समीप रखी वस्तुओं के लिए हम क्या करेंगे? आर से लिखेंगे। समीप रखी हुई वस्तुओं के लिए एम जी, यानी कि एम जी वो फोर्स इज इक्वल टू जी एम इंटू एम बाई आर स्क्वायर, है ना। आर हमने त्रिज्या के लिए आर लिखा। पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर होगी। इस प्रकार पृथ्वी की सतह पर या इसके समीप रखी वस्तु के लिए हम आर से डिनोट करेंगे और यहाँ पर सूत्र क्या हो गया? जी एम एम बटा आर स्क्वायर। और पूरा कर लेने के बाद जी, जैसे यहाँ पर हमने निकाला था जी इक्वल टू जी एम बाई डी स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, यानी कि ये त्रिज्या पृथ्वी पर या इसकी सतह के पास है, तो दूरी डी पृथ्वी की त्रिज्या आर के बराबर होगी, है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पर आर लिखा। तो पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी एक पूर्ण गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है, इसलिए जी का मान ध्रुवों पर विषुवत वृत्त की अपेक्षा अधिक होता है और अधिकांश गणनाओं के लिए पृथ्वी की सतह पर या उनके पास जी
के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं। जी के मान को लगभग स्थिर मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण समीकरण 10.7 से ज्ञात किया जा सकता है। 10.7 यानी कि ये, ठीक है। तो आज हम इस यहाँ तक रहने देते हैं। इसको आप लोग 2-3 बार रीडिंग लगाइए, सारे फॉर्मूला को करके कॉपी में बना के देखिए। और इसके बाद भी यदि समझ में नहीं आएगा कि जोड़ घटाव गुणा जो भी, तो फिर मैं और आप पूछिएगा, डाउट क्लियर कीजिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए हम इतना ही पर हम करते हैं, ठीक है। ओके, बाय, थैंक यू।